है वेलकम टू ऑल दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पहला चैप्टर दोस्तों इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को दोस्तों हिंदी में समझेंगे ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो पहले बात करते हैं महात्मा गांधी जी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिएगा, बुक आप सभी अपने निकाल कर रख लीजिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म था दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बर्थ हो जाता है। इनका जो जन्म था 1869 में और इनका मृत्यु 1948 में हुआ था। ठीक है। पॉपुलर नोन एज बापू, और इन्हें पॉपुलर थे दोस्तों, बापू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और द फादर ऑफ द नेशन, और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हम लोग एक एक पॉइंट को आराम से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हिंदी में समझते चलेंगे। ठीक है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। दोस्तों ये क्या थे? एक बहुत ही बढ़िया नेता थे, और ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे दोस्तों। यानी कि अपना जो था मतलब कि योगदान था दोस्तों इनका। ही सक्सेसफुल यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीप वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। यहाँ पर दोस्तों ये लाइन कहना चाहता है कि ही सक्सेसफुल, ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति थे दोस्तों। ठीक है। यूज ट्रूथ, ये सत्य बोलते थे, एंड नॉन वायलेंसी, ये दोस्तों क्या थे? एक भारतीय थे दोस्तों, जो कि अपने भारत के मतलब कि भारत के योगदान में दोस्तों, भारत की आज़ादी में इन्होंने योगदान दिया था। एज ए चीप वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश रूल जब लगा था इन इंडिया में, एंड हेल्प, इन्होंने मदद किया था अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत को स्वतंत्र बनाने में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, कहता है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, इन्होंने जब देश आज़ाद हो रहा था दोस्तों, तो इन्होंने इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक इंडिया को मदद किया था। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ही कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स। ही डाइड एट द हैंड ऑफ द फैनेटिक्स ऑन 30 जनवरी 1948। और दोस्तों इनका जो डेथ हो जाता है दोस्तों 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। एक जो था नाथूराम करके व्यक्ति था, जिन्होंने इनका मृत्यु यानी कि हत्या कर दिया था। हीज ऑटोबायोग्राफी, इनका दोस्तों देखिए, एक होता है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। तो मैं इन दोनों में डिफरेंट बता देता हूँ कि दोस्तों ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो होता है माने कि अपने बारे में, खुद के बारे में लिखना, और बायोग्राफी का मतलब है दोस्तों कि किसी और के बारे में लिखना। तो इन्होंने दोस्तों अपने बारे में हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इन्होंने दोस्तों महात्मा गांधी जी खुद पर एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। तो इनका ये पुस्तक था, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो रिटेन बाई महात्मा गांधी। एंड द नोमिरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडियन, इन्होंने दोस्तों एक पत्रिका को लिखा था जिस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया हो जाता है, जिस पत्रिका का नाम है दोस्तों यंग इंडिया हो जाता है। एंड द स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, यहाँ पर कहना चाहता है ये लाइन कि इन्होंने बहुत सारे कारणों पर, बहुत सारे उपायों पर इन्होंने स्पीच दिया था दोस्तों। बहुत सारे जगहों पर जा कर के महात्मा गांधी जी ने दोस्तों क्या किया था? स्पीच दिया था। ठीक है। रिवेल्स ही इज नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये दोस्तों बहुत ही सोच वाले व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे किसी के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने जनता के बारे में बहुत सी क्या करते थे दोस्तों? सोचते थे। बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ अ कास्ट, ये दोस्तों जातिवाद न करते थे, ये दोस्तों मास्टर थे किस में? ग्रेट मास्टर थे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। आइडियोमैटिक इंग्लिश, इनका दोस्तों आइडियोमैटिक इंग्लिश था। इनका बात करें तो आइडियोमैटिक का मतलब होता है ये ऐसे इंग्लिश बोलते थे जिससे लोगों को समझ में आ जाए, और ये मतलब बात करें तो अनुवादी इंग्लिश बोलते थे। इन द फॉलोइंग एक्स्ट्रा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर
गांधी जी टॉक अबाउट, गांधी जी टॉक अबाउट का मतलब गांधी जी क्या बताना चाहते हैं, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो नींव है दोस्तों, नींव की बात करें जो जड़ होता है उसके बारे में इसमें चर्चा किए हैं। ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन विच एज हैज सक्सेसफुल विथ होल्ड द पैसेज ऑफ टाइम, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी देश की सभ्यता विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रेवेल्स materiality cannot match the India civilization that invent the moral beings। यहाँ पर ये लाइन कहना चाहते हैं कि जो पश्चिमी देश की जो सभ्यता है और जो हमारी देश की सभ्यता है कैनोट मैच, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि कैनोट मैच, यानी कभी मैच नहीं करता है दोस्तों, ठीक है ना। हमारी जो सभ्यता है वो पश्चिमी देश की सभ्यता से एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है दोस्तों। क्या दोस्तों आप सभी को महात्मा गांधी जी के बारे में टोटल बात समझ में आ गया? एक बार नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आप सभी को क्लियरिटी आ जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर कि इनके जो कहानी है दोस्तों क्या लिखे, ठीक है। देखिए इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर की, अब चले दोस्तों स्टोरी पढ़ने, हम लोग कहानी पढ़ेंगे और एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे जैसे कि अभी हम लोग समझते आए। देखिएगा, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इनवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी टेन इन द वर्ल्ड। ये जो दोस्तों ब्लैक टाइप से ज़्यादा जो हाईलाइट किया गया है, इसको आप सभी इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। मैं दोस्तों मीनिंग आप सभी को अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी अगर मीनिंग लिख लेते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कहना चाहते हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इन्वॉल्व्ड इन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ कि इंडिया के जो सभ्यता है उससे दोस्तों जो जिसे विकसित किया गया इज़ नॉट बी बीटेन, उससे कोई भी दुनिया में, दुनिया के कोई भी लोग इसे तोड़ नहीं सकता, इसे अलग नहीं कर सकता, इसे जुदा नहीं कर सकता। ये बात महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सॉन बाई आवर एसेंस्टर, और एसेंस्टर का मतलब होता है दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट को भी बताऊंगा। जो एसेंस्टर का मतलब होता है उसका मतलब होता है पूर्वज। एसेंस्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसेंस्टर का मतलब होता है पूर्वज। हमारे जो पूर्वज थे, जो बीज को, सीड्स का मतलब होता है दोस्तों बीज। इक्वल, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सॉन बाई आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब है दोस्तों पूर्वज, और जो हमारे पूर्वजों ने जिस बीज को बोया है उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल, इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम भी चला गया। शेयर्ड द, ग्रीस शेयर द, यहाँ तक दोस्तों हमारा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर दोस्तों कि ग्रीस शेयर द, और क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है दोस्तों, सेम फैट, जैसे कि दोस्तों रोम चला गया वैसे भी ग्रीस का भाग्य भी जो है फैट में, तो फैट का मतलब होता है दोस्तों भाग्य होता है, ठीक है। यानी कि ग्रीस का भी भाग्य वैसा ही खराब हो गया जैसे कि रोम चला गया। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, और इसके क्या हो गए, सारे चीज टुकड़े टुकड़े हो गए दोस्तों, ये भी बिखर गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चाइना के दोस्तों एक सभ्यता ही अपना अलग है। वो लोग क्या खाता है, क्या पीता है, कभी मांस, कभी मछली, कभी वो क्या बोलते हैं दोस्तों, कभी झींगा खा जाएगा, कभी सांप खा जाएगा। तो उसके बारे में करें, गांधी जी करें कि चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि चाइना कैसा है कैसा नहीं है। आगे कहते हैं बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया अभी भी मजबूत है, अभी भी कमज़ोर नहीं है दोस्तों, अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। समहाउ, कैसे, और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, जो कि इसके क्यों टिका हुआ है, क्योंकि इसका नींव इतना दोस्तों मजबूत बनाए हैं अभी तक, ये उसी की वजह से इंडिया हमारा क्या है, टिका हुआ है। हमारे देश के जनता बढ़िया है, हमारे देश के लोग बढ़िया हैं, बढ़िया से संस्कृति सभ्यता को निभा रहे हैं, इसीलिए अभी हमारा जो नींव है अभी टिका हुआ। तो फाउंडेशन का मतलब होता है दोस्तों नींव जो होता है, जो उसकी मजबूती होती है दोस्तों, फाउंडेशन मतलब वही होता है, ठीक है। आगे करें कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द रिटेन ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। यहाँ पर कहना चाहता है कि जो यूरोप के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, लर्न मतलब होता है दोस्तों सीखना, द लेसन फ्रॉम द रिटेन, यानी कि लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑफ द मेन्स ऑफ ग्रीस,
ग्रीस और रोम के लोगों से दोस्तों, जो यूरोप के लोग हैं वो सीख रहे हैं, उसकी सभ्यता को जांच रहे हैं, उस सभ्यता को अपना रहे हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, ग्लोरी, उसकी जो सभ्यता की जो सुंदरता है, उसकी जो सुंदरता है दोस्तों, वो यूरोप के लोग रोम के और ग्रीस के लोगों से सीख रहे हैं। ठीक है, उसके आगे कहते हैं टू लर्न फ्रॉम देम, यानी कि वहाँ से वो लोग क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। टू ट्राई टू लर्न, वहाँ से सीखने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सभ्यता कैसी है, उनकी सभ्यता में से क्या क्या लेना चाहिए, उनकी सभ्यता अच्छा है या नहीं है, वो लोग सारे लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं उनसे। ठीक है, आगे कहते हैं द यूरोपियंस इमेजिंग दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, और यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं रोम से और ग्रीस से जो सीख रहे हैं उसके मिस्टेक को अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों बात करें कि किसी भी व्यक्ति से अगर हमको कुछ कॉपी करना हो तो उसके अच्छाइयों को हम लोग कॉपी करेंगे, उसमें जो अच्छे अच्छे गुण है उसको हम लोग कॉपी करेंगे, न कि बुरी चीज़ों को कॉपी करेंगे। तो वहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यूरोपियंस इमेजिंग दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो रोम और ग्रीस से जो गलती हो चुका है उस गलतियों को ठुकराते हुए, उस गलतियों को छोड़ते हुए जो यूरोप के लोग हैं अच्छे चीज़ों को सीख रहे हैं, अच्छे सभ्यताओं को ले रहे हैं। सच इज़ देयर पिटिबल कंडीशन, और ये सच्चाई है दोस्तों, सच इन देयर पिटिबल कंडीशन, और ये सच्चाई है कि ये जो है ये यूरोप और रूस की क्या है, ये एक दयनीय स्थिति है। तो क्या दोस्तों आप सभी को जो एक नंबर वाला दोस्तों मैंने आप सभी को पढ़ाया, कि आप सभी को एक नंबर वाला समझ में आ गया? तो अब मैं बढ़ता हूं दोस्तों दूसरे नंबर की ओर, जो कि दूसरा नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला। इस पर बात करते हैं हम सभी। कह रहा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट ही हर ग्लोरी, जो इंडिया की दोस्तों जो सुंदरता है ना, जो इंडिया की जो अपनी सुंदरता है, ग्लोरी है दोस्तों, इसके बदलने योग्य है, यानी कि इमूवेबल है। रिमेन्स इंडिया, इंडिया की जो सुंदरता है दोस्तों बहुत ही अच्छी है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य व्यक्ति। असभ्य व्यक्ति कहा जाए जिसे कुछ नहीं आता हो, जिसे किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इट इज ए चार्ज, ये एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के ऊपर, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यानी कि दूसरे देश के जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया के जो लोग हैं असभ्य हैं, पागल हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, दूसरे देश के लोग बोल रहे हैं। उसके बाद कहते हैं इग्नोरेंट एंड स्टोलिन, मंदबुद्धि है, बेवकूफ़ है। दूसरे देश के लोग बोल रहे हैं इंडिया के लोगों को कि ये जो लोग हैं ना एकदम मंदबुद्धि हैं, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है। स्टोलिड का मतलब होता है दोस्तों मंदबुद्धि होता है। आगे कहते हैं दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है, ये असंभव नहीं है। क्या संभव नहीं है दोस्तों? टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज, ये भी किसी में पावर नहीं है। जानते हैं सारे लोग कि ये भी हम लोगों में पावर नहीं है कि हम लोग इंडिया को क्या कर सके, चेंज कर सके, उससे बदल सके, ये किसी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये सच्चाई है दोस्तों, ये वास्तविक बात है। रियली मतलब होता है वास्तविक, कि ये इंडिया के ऊपर हमारे मेरिट, हमारे गुण के ऊपर एक आरोप को थोपा जा रहा है कि इंडिया के लोग बेवकूफ़ है, मंदबुद्धि है, उनको कोई नहीं कुछ भी नहीं पाता है। ये हमारे ऊपर क्या है दोस्तों, एक आरोप टाइप का है। उसके आगे कहते हैं what we have tested and found true on the anvil of experience, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने टेस्ट किया है, हम लोगों ने उसे पहचाना है, हम लोगों ने उसे टेस्ट किया है, जाना है। फाउंड ट्रूथ, ये सच्चाई है ऑन द एविल, यानी कि जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस के द्वारा हम लोगों ने देखा है कि हमारी ही सभ्यता क्या है, सबसे बढ़िया है, सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। इसलिए क्यों भारतीय लोग अपने सभ्यता को छोड़ेंगे? ठीक है, कहते वी डेयर नॉट चेंज, और हम लोगों में इतना शक्ति भी नहीं है कि हम लोग अपने इंडिया के सभ्यता को ठुकरा सके, छोड़ सके।
ये गांधी जी बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं कि इंडिया के सभ्यता और संस्कृति को बदल सके, उसे चेंज कर सके। ठीक है, आगे कहते हैं मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बहुत लोग आए, मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत लोग आए इंडिया के ऊपर एडवाइस देने वाले कि इंडिया आप हमारे सभ्यता को स्वीकार कर लीजिए, हमारे सभ्यता में आप आ जाइए, अपने सभ्यता को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया क्या है? इंडिया की सभ्यता क्या है? बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और जैसे भी हमारी सभ्यता चल रहा है उससे आप सभी चलने दीजिए, इसमें कोई भी हस्तक्षेप मत कीजिए। दिस इज़ हर ब्यूटी, ये इंडिया क्या है? सुंदरता है, इसकी ब्यूटी है, इसकी ग्लोरी है, ये इसे कभी छोड़ नहीं सकते हम लोग। इट इज़ द सीड एंचोर ऑफ होप, ये हमारी आशा है। हमारी जो कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारी आशा है कि इंडिया को ऐसा ही रहने दीजिए, बदलने की कोशिश मत कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने दूसरा लाइन भी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे तीसरा लाइन में क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, तीसरा लाइन दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा लाइन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं तीसरा लाइन क्या कह रहा है दोस्तों। सिविलाइजेशन इज दैट मोर ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लाइन समझाए दोस्तों सारे लोगों के लिए कि जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन जो बनाया गया, कंडक्ट किया गया है, विच पॉइंट, जो उसके जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों, मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मनुष्य के कर्तव्य को दिखाता है, उसके जो नैतिकता होती है, उसके जो कर्तव्य होती है, उन चीज़ों को भारतीय सभ्यता संस्कृति दिखाती है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको कौन सी काम को करना चाहिए। उसके आगे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से करें। एंड ऑब्जर्व ऑफ मोरलिटी एंड कन्वर्टिबल टर्म, दोस्तों हमारी कभी कर्तव्य हमारा परफॉर्मेंस बन जाता है, तो कभी हमारा परफॉर्मेंस हमारा कर्तव्य बन जाता है। यानी कि एक दूसरे के क्या होता है? कन्वर्टिबल टर्म होता है। कन्वर्टिबल का मतलब होता है दोस्तों बदलने योग्य, जिसे बदला जा सके। ठीक है, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इट टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड द पैसन। और गांधी जी बोल रहे हैं कि आप सभी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो इंडिया है वो सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर चुकी है, मास्टरी पा चुकी है अपने माइंड और पैसन पर, कि हमें अपने माइंड से किस काम को करना चाहिए, किस चीज़ को हमें अस्वीकार करना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ना चाहिए। तो आप सभी को समझाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। सो डूइंग, जो हम लोग कर रहे हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग जानते हैं क्या हम लोग कर रहे हैं। आवर सेल्व्स द गुजराती इक्वालेंट फॉर अ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, और जो गुजराती सभ्यता है दोस्तों, जो गुजराती सिविलाइजेशन है वो बढ़िया है, गुड है, कंडक्ट है उसकी बढ़िया है, और हमें बदलने की कोशिश मत कीजिए। तो तीसरा लाइन दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि तीसरा लाइन क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा लाइन हमारा यही कह रहा है, मनुष्य के कर्तव्य को दिखाता है दोस्तों कि मनुष्य के कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने सभ्यता के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में एक क्या होना चाहिए, सारे कर्तव्य के बारे में हमारा तीसरा लाइन को समझाता है। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर दोस्तों। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, दोस्तों अगर आप सभी को व्हाट इज सिविलाइजेशन अगर पूछ दे कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता किसे कहते हैं, तो ऊपर वाले जो तीसरा लाइन है दोस्तों उसको आप सभी अगर लिख देते तो आप सभी का वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चौथा नंबर की। तो इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, ये इंडिया के बारे में ये सही बात बोला गया है दोस्तों कि इंडिया कैसा, हमारा जो सभ्यता है वो कैसा है। एज सो मैनी राइटर हैव सो, बहुत सारे राइटरों ने दिखाया है, बहुत सारे राइटरों ने अपनी कविता में लिखा है। हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, यहाँ पर बहुत सारे राइटरों ने दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, बहुत सारे राइटरों ने कहा है कि इंडिया को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया खुद ही अपने में मास्टर है। एंड दिस इज़ ऑल शुड बी, और जो हम लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, शुड बी यानी कि जो कर रहे हैं हम लोग वो अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पांचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। जो पांचवा नंबर दिया हुआ है, पांचवा नंबर भी बहुत मस्त लाइन है दोस्तों।
देखिए क्या कह रहा है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेंट बर्ड। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे वर्ड हैं, अगर आपसे भी अगर अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को पढ़ने में, लिखने में, ठीक है ना। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेंट बर्ड। बर्ड मतलब दोस्तों चिड़िया होता है। यहाँ पर कहना चाहता है ना कि मनुष्य के जो जो माइंड है ना, एक बेचैन चिड़िया की तरह है। मनुष्य की जो माइंड है दोस्तों, जो दिमाग है, एक बेचैन चिड़िया की तरह है। क्यों? द मोर इट गेट, जितना पाता है, द मोर इट वांट, उतना पाने की चाहत रखता है। यानी कि भूखे, एकदम जो राक्षस की तरह दोस्तों। मनुष्य जो है, अगर उसको आज अगर एक मान के चलते दोस्तों, एक व्यक्ति को अगर 5,000 मिल गया तो सोचेगा कल हमको 10,000 मिल जाए, हमको परसों दिन 20,000 मिल जाए। तो मनुष्य के जो कर्तव्य, जो चाहत है ना, वो एकदम अनडिफाइंड है दोस्तों, उससे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, अनलिमिटेड है। मनुष्य के जो जितना चाहता है उतना पाने की चाहत रखता है, उसका पेट कभी नहीं भरता है, ठीक है। आगे कहते हैं एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और उससे क्या करता है दोस्तों, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, संतुष्ट नहीं रहता है, असंतुष्ट रहता है। मनुष्य जितना पाता है दोस्तों उतना पाने की चाहत भी रखता है। उसको एक थरिया दे दिया जाए तो 2 थरिया सोचे कि वो खा ले, एकदम अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है, कभी संतुष्ट नहीं रहता है। आगे कहते हैं द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन, अपने अपने भोग विलासिता पर दोस्तों बहुत सारे चीज को सोचता है कि बहुत ही भोग विलास कर लिया जाए। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम आवर एंसेस्टर, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस पर एक रोक लगाया है। हमारे जो भोग विलासिता करने के जो दोस्तों जो विधि है, जो हमारे उसमें लिमिटेशन लगाया है। Therefore, set a limit to our indulge. They said that happiness was a luxury, a mental condition. देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, सेट अ लिमिट, हमारे जो पूर्वज हैं, और इंडल्ज, हमारे जो भोग विलासिता करने का जो समय है दोस्तों, उसको लिमिट करके रखें कि हमको कितने मतलब कि समय में क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, उसमें एक लिमिट लगाना चाहिए। उसमें एक लिमिट लगा के रखें कि हमको कब कितने समय में क्या करना चाहिए, हमको कितना कमा रहे तो कितना हम सभी को यूज करना चाहिए, न कि कमा रहे दिन में 150, खर्च कर रहे हैं 1,000 रुपया, तो कैसे होगा। तो एक भोग विलासिता, जो भोग विलासिता को दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि भोग विलासिता क्या हो सकता है। दे से दैट, वो कहना चाहते हैं हैप्पीनेस वाज अ लग्जरी, अ मेंटल कंडीशन, और जो हमारे जो लग्जरी लाइफ है, लग्जरी लाइफ मतलब कहने मतलब है कि एकदम बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सारी चीज़ें भरा हुआ है दोस्तों, उससे हमारे जो पूर्वज है उसको एक मेंटल कंडीशन देते हैं, एक परिभाषा के रूप में मेंटल कंडीशन बोलते हैं कि इसकी क्या है, एक दोस्तों इसकी मानसिक रोग है। हमारे जो मनुष्य जो होते हैं उसके एक मानसिक रोग है, ये कहना चाहते हैं कि उसके मानसिक रोग है, ताकि इस काम को वो करता है। हमारा जो होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग जितने पाते उतने में संतुष्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये लाइन समझाने की प्रयास कर रहा है। लेकिन मनुष्य की जो चाहत होती है वो बढ़ती जाती है, उसकी जो चाहत ऑफ नंबर ऑफ वांट होता है वो बढ़ते जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सबको 5 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों 6 नंबर पर, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोस्तों 6 नंबर को पढ़ेंगे। आप तक दोस्तों अभी तक आपसे वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही लगातार 12th क्लास के सारे जो इंग्लिश का बुक है दोस्तों, यहाँ पर लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन से समझाया जाएगा आप सभी को। तो आप सभी को फर्ज बनता है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि आप सभी के पास वीडियो सबसे जल्द पहुँचे। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज अ रिच। नेसेसरी का मतलब होता है दोस्तों जरूरत, हैप्पी का मतलब खुश, बिकॉज मानो क्योंकि, ही माने वह, इज अ रिच। कहना चाहते हैं दोस्तों अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज अ रिच। दोस्तों ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप धनी हैं तो आप खुश हैं, ये कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप धनी हैं तो आप खुश हैं, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज अ रिच, और वो गरीब है यानी कि वो पुअर है तो वो गरीब होगा। ये कोई बात नहीं हुई कि आप अगर धनी हैं तो आप खुश रहेंगे, और ही इज़ अ पुअर बिकॉज, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ अ रिच, और वो अनहैप्पी यानी कि अनखुश है दोस्तों, वो खुश नहीं है क्योंकि वो गरीब है। ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बताते हैं वो। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी।
और कई बार ये भी देखा गया है कि जो धनी लोग होते हैं अक्सर दोस्तों नाखुश दिखाई देते हैं, यानी कि असंतुष्ट दिखाई देते हैं, अनहैप्पी दिखाई देते हैं, कभी खुश नहीं दिखाई देते हैं। ये भी बात कहना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे कहते हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, गरीब लोग खुश होते हैं। मिलियनों विल बी ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों लोग, करोड़ों लोग दोस्तों, मिलियनों लोग क्या हैं, गरीब हैं अभी भी। ऑब्जर्व ऑल दिस, अपने अगल बगल अगर ऑब्जर्व करें दोस्तों, देखें, आवर एंसेस्टर डिज्यूडेड एज फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ अ प्लॉट एज एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। और यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दोस्तों कि जो ऑब्जर्व करें, अपने पूर्वजों की बात को देखें, तो उन लोगों ने लग्जरी लाइफ पर प्लेजर क्या करें दोस्तों, मैनेज करके रखें। सेम काइंड प्लस एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। अगर लाखों साल पहले दोस्तों देखा जाए, हज़ारों साल पहले देखा जाए, तो हमारे पूर्वज जो थे एक लिमिट बना के रखे थे दोस्तों कि हमको क्या क्या करना है। आगे देखते हैं, we have remained the same kind codes that we had former time and our indigence educated remain the same as before। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि we have remained the same kind of codes, हमारे पास एक झोपड़ी था, एक कुटीज था, that we have a former time, उस समय, and our indigenous educated remain the same as before। और यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम लोग एजुकेशन नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं था कि हम लोग भी किसी चीज़ का आविष्कार नहीं कर सकते थे। ऐसा बात नहीं था कि हम लोगों में नहीं था, लेकिन क्यों, वी हैव मेड द सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग completely each flowed his our occupation or trade and charged a regular way। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने लाइफ को एकदम लगातार चलाने के लिए उन्होंने ऐसे चीज़ों का आविष्कार नहीं किया जिससे कि दैनिक जीवन में संकट आ सके। वी हैव हैड द सिस्टम, ये हो गया, इट्स फ्लोड, ये भी हो गया ना, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। यहाँ पर हमारे पूर्वज कहना चाहते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम लोग मशीन का इन्वेंट यानी कि आविष्कार नहीं जानते थे कि उसको हाउ कैसे किया जाता है। हम लोग भी जानते थे कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया ताकि हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी जो फिजिकल स्थिति है वो कभी घटे ना। जैसे कि दोस्तों अगर आजकल देखा जाए तो मिक्सर मशीन आ गया, रोबोट आ गए, वॉशिंग मशीन आ गया, तो किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, किसी को भी क्या नहीं करना पड़ता है, काम नहीं करना पड़ता है, एकदम गए बटन टिपे अपना कपड़ा खींचा गया। समझ रहे बात को ना? तो ये भी हमारे जो पूर्वज है कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग एजुकेटेड नहीं थे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग भी नहीं जानते थे आविष्कार करना, हम लोग भी जानते थे, लेकिन हम लोगों ने इस काम को नहीं किया, ठीक है। बट आवर फोर फादर, लेकिन हमारे पूर्वज नो दैट, इस बात को जानते थे। इफ़ यू सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, अगर हम लोग सोचने की शक्ति को, अपने दिल को अगर उस चीज़ों में लगा दिए होते, किस चीज़ में दोस्तों? मशीन का आविष्कार करने में। हमारे कहते हैं कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि अगर हम लोगों ने अपने दिल को और सोचने की क्षमता को और उस चीज़ों में लगा दिए होते, वी वुड बिकम अ स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फीवर। अपने जो हमारी जो अभी जो दोस्तों हम लोग स्वस्थ हैं, इस चीज़ों को हम लोगों ने खो दिए होते। दे देयरफॉर आफ्टर डाई डेलिब्रेशन डेसिडेड दैट वी शुड ओनली वाट वी वुड विथ हैंड एंड फीट। और हम लोगों ने ऐसा इसलिए नहीं डिसाइड किया दोस्तों, इसलिए नहीं हमने किया कि हमारे जो फुट और हैंड, जो हमारे पैर और हाथ है, प्रॉपर तरीके से काम कर सके, हम लोग हेल्दी रह सके, हम लोग स्वस्थ रख सके। अगर दोस्तों आजकल जो मशीन आया है कि मसाला पीसा जा रहा है अपने से, कपड़ा अपने से खींचा जा रहा है, रोबोट खाना बना के दे रहे हैं, तो क्या हम लोग की शरीर स्वस्थ रह सकती है? गाड़ी आ गया, पहले दोस्तों बैल था, तो हम लोग की जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम लोग भी इस चीज़ का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया।
क्योंकि हम लोग जानते थे कि अगर इस चीज़ों में अपना दिमाग को लगा देंगे तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग हेल्दी ना रह सकते हैं, हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। उसके बाद कहते हैं कि देश है, वो लोग कहते हैं दैट आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो वास्तविक खुशी है, हमारी जो वास्तविक खुशी है, एंड डेथ कंसिस्टेंट अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फुट, हमारी जो रियल खुशी है दोस्तों उसी में है कि हम लोग अपने कंसिस्टेंट करें, अपने गांव की खेती करें, बारी करें, और अपने फुट, पैर और हाथ को दोस्तों प्रॉपर तरीके से यूज में लाएं, उसको एक्टिव रखें, फुर्तीला रखें। तो आई होप दोस्तों 6 नंबर भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत एफर्ट लगा आप सभी को समझाने में, और मैं सोच रहा हूँ कि दोस्तों सारे लोग भाई जो अभी देख रहे होंगे सारे लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या आप सभी को दिक्कत है, ठीक है। बात करते दोस्तों 7 नंबर की। अब 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेर, या स्नेर का मतलब होता है दोस्तों जाल। हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये रीजन रहा है, लार्ज सिटीज जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं एक जाल की तरह दिखाई देते हैं। जो बड़े बड़े जो शहर है दोस्तों क्या दिखाते हैं, एक जाल की तरह दिखाई देते हैं। एंड द यूजलेस इनक्रुम्ब्रेंस, एक भार की तरह दिखाई देते हैं, यूजलेस भार की तरह दिखाई देते हैं। हमारे पूर्वज कहते हैं कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, दोस्तों एक जाल की तरह दिखाई देते, एक भार की तरह दिखाई देते हैं। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जो लोग हैं वहाँ पर खुश नहीं रह पाते हैं। नॉट बी हैप्पी, वहाँ पर खुश नहीं रह पाते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड, वहाँ पर दोस्तों चोरों का गैंग रहता है। कहाँ पर? शहरों में। एक दूसरे को लूटने के लिए, एक दूसरे को उजाड़ने के लिए शहरों में क्या रहते हैं? गैंग रहते हैं, कब किसको लूट लिया जाए। तो 7 नंबर यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे लाइन पर, देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि रोबर्स, डाकुओं का समूह रहता है। डाकुओं का क्या रहता है दोस्तों? समूह रहता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लो सीन्स इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोबर बाय रिच मैन। और दोस्तों जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो धनी लोगों के द्वारा शहरों में लूटे जाते हैं। क्या होते हैं? लूटे जाते हैं। यहाँ पर कहना चाहता है लाइन कि जो गरीब लोग हैं दोस्तों वो रोबर यानी कि डाकुओं, बाय रिच मैन यानी कि धनी लोगों के द्वारा शहर में लूटे जाते हैं। उनको लूटा जाता है गरीब लोगों के द्वारा, धनी लोगों के द्वारा गरीब लोगों को। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसीलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव में स्मॉल विलेज अपने खेती बाड़ी, अपने हल चला करके खुश रहा करते थे। अपने झोपड़ी में, अपने कुटीज में वो खुश रहते थे। आइए दोस्तों, आप सभी को 7 नंबर भी कंप्लीट हो चुका होगा और अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किन से, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि 8 में क्या दिया गया। They say that king and their swords were inferior to be sword of ethics. ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को समझाना चाहता है दोस्तों। कह रहा है कि they say that king, मैं राजाओं के बारे में कहूँगा, and their sword were inferior to be sword of ethics, और ethics का मतलब दोस्तों ज्ञान, बुद्धि, प्रकाश होता है। कह रहे कि जो किंग लोग जो थे, जो राजा थे, वो जानते थे कि तलवार के ज्ञान के तलवार के आगे हमारा तलवार दोस्तों कम पड़ जाएगा, अधूरा हो जाएगा। एंड दे देयरफॉर हेल्ड टू सोवरिंग ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द फकीर एंड द ऋषि एंड फकीर। इसीलिए पहले के राजा जो थे वो फकीर के रूप में, साधु के रूप में क्या करे, अपने को परिवर्तित कर लिए। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिस राज्य में ऐसे बढ़िया वाला एकदम राज्य हो दोस्तों, कह रहा है कि इज फिटर टू टीच, जिस राष्ट्र में एक दूसरे को सिखाया जाता है, एक दूसरे को पढ़ाया जाता है, अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स,
एनीबडी नो दैट देश, सॉरी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्या ना, इट फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, कि इंडिया को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, इंडिया खुद में ऐसा है कि एक दूसरे को टीच कराता है, एक दूसरे को पढ़ाता है, ठीक है। एवरीबडी नो दैट दिस नेशन हैड कोर्ट, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में दोस्तों एक कोर्ट भी था, लॉयर भी थे एंड डॉक्टर भी थे। पहले बात करें गांधी जी दोस्तों कि पहले भी हमारे देश में दोस्तों डॉक्टर थे, लॉयर थे, कोर्ट भी था, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंडेशन, लेकिन वो क्या थे, एक बाउंड में थे, एक बंधन में थे। कौन सा बंधन दोस्तों, एक ऐसे बंधन में थे कि जो पहले के डॉक्टर थे, पहले के लॉयर थे, पहले के कोर्ट था, वो लोगों पर डिपेंड था कि लोग कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन आजकल के कोर्ट में जाओ, आजकल के डॉक्टर के पास जाओ, मरीज आप सभी के मरते रह जाएगा, लेकिन बिना पैसा के हाथ नहीं लगाएंगे। आज के लॉयर के पास चल जाओ, पैसा फेंको तो आप सभी का कोर्ट में काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, एक बाउंडेशन था। वकील एंड ए वाइट डिड नॉट रो पीपल, पहले जो था लोगों को वकील के द्वारा लूटा नहीं जाता था, रोब नहीं किया जाता था, लूटा नहीं जाता था, लेकिन आजकल लूटा जाता है, एक दूसरे को लूटा जाता है, ठीक है। दे वेयर कंसिस्टेंस पीपल, मोर एवर दोज देयर मास्टरी जस्टिस वॉज अ ट्यूटोरियल फेयर, द ऑर्डिनरी रूल्स वॉज ए वाइड कोर्ट, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो कोर्ट को एवॉइड करते थे, कोर्ट से दूर रहते थे उस रूल से, यानी कि पहले के पूर्वज हमारे कोर्ट और कचहरी में नहीं जाते थे, उस झगड़ा को सुलझाने के लिए अपने गांव में पंचायती होता था, कौन से क्या चीज़ हो तो उसी में सॉल्व हो जाता था। लेकिन आज थोड़ा भी मार झगड़ा हो तो चल कोर्ट में भाई, पहले तो क्या करते थे हमारे पूर्वज, पहले कोर्ट को एवॉइड करते थे, इसलिए तो सुखी से रहते थे यार, किसी से ना झगड़ा ना झंझट। आजकल देखो झगड़ा झंझट एकदम बढ़ते जा रहा है, हाँ, लोग कोर्ट में एकदम बढ़ते जा रहे हैं। देयर वेयर अ टोट एंड द ल्यूर पीपल इनटू देम, और पहले लोगों को लूटा जाता था। दिस इविल, इसकी बुराई थी। टू वाज अ नोटी केबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटेबल, और अपने अगल बगल देखो जाकर के नोटिकेबल करो, नोटिस करो, तो पहले क्या थी, ये बुराई है दोस्तों। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्लो दैम एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और हमारे जो पूर्वज थे ना किस पर डिपेंड थे, और डिपेंडेंट थे, किसी पर डिपेंड नहीं थे, अपने जीवन में किसी पर डिपेंड नहीं थे, वो खुद से काम करते थे, खुद से हल चलाते थे और खुद से जीवन को यापन करते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। द एग्रीकल्चर पर डिपेंड, दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और अपने घर में ही अपने खेती बाड़ी को करके दोस्तों क्या थे, एकदम हैप्पी थे, एकदम इंजॉय करते थे, अपने हल को चला करके, अपने बैल को चला करके, अपने खेती बाड़ी को करके, ये क्या थे, सुखी जीवन को जीते थे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को 8 नंबर भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 9 नंबर की ओर बात करेंगे। तो 9 नंबर यहाँ पर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर की ओर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर मैं दोस्तों आप सभी को एक वीडियो में करा दूंगा, अगर आप सभी कमेंट करेंगे कि करवा दीजिए तो मैं उसको भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, ठीक है ना। 9 नंबर का है द इंडिया सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब बाय मी, जैसे कि मेरे द्वारा बताया गया है कि इंडिया कैसा है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वोटर्स, वैसे ही जनता इसको बताई है कि हमारे इंडिया कैसा है कैसा नहीं है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके जैसा कोई दुनिया में भी सभ्यता नहीं है। एंड अंडर टू नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेंस अटेंड परफेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन इज इनवेंट द मोरल बींग, और इसमें जो कर्तव्य है दोस्तों बहुत ही अच्छा है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज अ प्रोग्रेट इमोरलिटी, लेकिन जो पश्चिमी वेस्टर्न की बात करें दोस्तों, जो पश्चिमी देश की जो सभ्यता है, आपने जो जिसको विकसित किया, जो प्रचार कर रहा है, वो अनैतिक है, वो बढ़िया नहीं है, अनैतिक है, अविचारी है। द लेटर इज द गॉडलेस, वहाँ पर भगवान पर विश्वास नहीं किया जाता है। द फॉर्मर इज द बेस्ड ऑन अ, आगे देखते हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास नहीं करते। सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इन द बिहेव एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लीन टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज द चाइल्ड क्लीन
टू द मदर्स ब्रेस्ट। यहाँ पर बहुत प्यारी लाइन समझाना चाहते हैं कवि दोस्तों कि जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, इतना लोग उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं इंडिया की सिविलाइजेशन से, जैसे कि एक बच्चा जो होता है, चिल्ड्रन क्लीन टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के छाती से लिपट जाता है, वैसे ही अपने इंडिया की सिविलाइजेशन है, कल्चर है। ठीक है, तो ये 9 नंबर भी खत्म हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर की ओर। ठीक है, देखते हैं 10 नंबर में गांधी जी क्या कहना चाहते हैं अपने इंडिया के बारे में। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यहाँ पर कहना चाहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी देश का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि उससे प्यार नहीं करता हूँ, उससे बुराई करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आई एम थैंक्सफुल टू द वेस्ट फॉर अ मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि मैं क्यों नहीं उससे बुराई करता हूँ दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी देश की सभ्यता से मैं बहुत सारी चीज़ को लर्न किया हूँ, सीखा हूँ। आई हैव थिंक किया हूँ मैंने चीज़ों को, थैंक्सफुल मैं उसका क्या हूँ दोस्तों, थैंक्सफुल करता हूँ, मैं उसका आभारी हूँ कि जो पश्चिमी देश की सभ्यता है मुझे बहुत सारी चीज़ को सिखाया है, समझाया है, सोचने पर मजबूर किया है। बट आई एम थैंक्सफुल, लेकिन मैं उसका भी टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट, और मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूँ, क्योंकि उसको भी मैं थैंक्सफुल बोलता हूँ फॉर टीचिंग, क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया, पढ़ने के लिए, मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज, और मैं सोचता हूँ कि इंडिया क्या करे, राइज करे, फले फूले, फुलेस्ट हाइट, और क्या कर सके इंडिया, फूले फले दोस्तों, बढ़िया से एकदम जगे। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मैं सारे देशवासियों को मैं बोल लूँगा, फ्रैंकली दैट, यानी कि अपने दोस्तों की तरह एकदम दोस्ती से, एकदम गहरी तरीके से एकदम बताऊँगा। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स टू एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, और जो हमारे जो संस्कृति के, जो आधुनिक संस्कृति के जो एक्सपीरियंस रहा है सालों साल का, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट विद द मस्ट सन इज ऑल कोस्ट, और ये जैसा भी है वैसा बढ़िया, इसे चलने दे, कोई भी इसे चेंज न करे। तो आई होप दोस्तों आप सबको 10 नंबर भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों 10 के बाद 11 भी है, 12, 13, 14, 15, 16 भी है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 16 नंबर तक है, और इधर भी है 17, 18, 19, 20। तो मैं दोस्तों आप सभी को इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप सभी को नेक्स्ट वाला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए, ये तो चैप्टर कंप्लीट मैं करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।